हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव एकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का राव एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो 16 फरवरी को होने वाला है। तो इस एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू की गई है। यहाँ पर हमने टारगेट रखा है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो भी कंप्लीट सिलेबस है, इसका मतलब यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक का, तो उसे हम या तो एमसीक्यू के माध्यम से या फिर थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर हम अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 7। तो इसके पहले भी हमने यहाँ पर देखा है डाइजेस्टिव सिस्टम, एनाटॉमी। अगर बात करेंगे, हमने यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम या इसी को बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का होने वाला है। आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे, साथ में दोस्तों को भी बताएंगे कि हमारी जो राव एकेडमी की ऑनलाइन क्लास है, एमपीपीएससी टारगेटेड क्लास है, वो शुरू हो चुकी है। तो चलिए फिर बिना विलंब के आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करें उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है आप सभी लोगों के लिए, राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करके 8319618002 खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। क्लियर है। देखिए, अगर बात करें टेस्ट सीरीज की, सबसे खास बात वो ये है, यहाँ पर पूरे के पूरे सिलेबस को यूनिट वाइज कवर किया गया है। बाद में फुल लेंथ टेस्ट है और साथ में सी सेट के भी पेपर हैं। क्लियर है क्या। तो यहाँ पर एक होलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चंस है वो रिलेवेंट टू द एमपीपीएससी यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं। सबसे खास बात तो मैं बताना भूल गया, ये जो टेस्ट सीरीज है वो मात्र आपको 99 रुपए पर मिलेगी। तो आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारे टारगेटेड बैच है, जैसे बुनियाद है, मंतव्य है, संपूर्ण है, सिद्धि है। तो किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो ये है, राव एकेडमी का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो या तो सिंपली बारकोड को स्कैन करेंगे या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और राव एकेडमी सर्च करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे चल के जो भी हमारी क्लासेज होंगी, जो भी हमारे डेली क्विजेज होंगे, करंट इवेंट से रिलेटेड कोई डिस्कशन होगा, वो हर कुछ यहीं पर राव एकेडमी के एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी आप हमसे जुड़ करके राव एकेडमी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, नोटिफिकेशन है, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग पेन कॉपी उठाएंगे और आज की क्लास बहुत ही रोचक होने वाली है। मतलब बहुत ही डिटेल से हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये नर्वस सिस्टम है क्या, इसके कौन कौन से हिस्से हैं, वो सब कुछ यहाँ पर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले। देखिए, अगर बात करें नर्वस सिस्टम या इसी को हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र या इसी को हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम है क्या? बेसिकली आपको ही पता है कि हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन है हमारे बॉडी के, चाहे वो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो, चाहे वो लोकोमोशन का काम हो, चाहे वो सेंसेस का काम हो, उन्हें कौन कोऑर्डिनेट करता है? आप बताएंगे सर, ह्यूमन ब्रेन। उन्हें कौन कोऑर्डिनेट करता है? ह्यूमन ब्रेन। और साथ में बोल सकते हैं सर स्पाइनल कॉर्ड, साथ में बोल सकते हैं सर स्पाइनल कॉर्ड, या फिर पेरीफेरल बोल सकते हैं, जो हमारा पेरीफेरल, या फिर बोल सकते हैं सर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो आप देखते हैं सर कि हमें कोई भी सेंस होता है, मान के चलिए हमारे हाथ में यहां पर मच्छर बैठ गया, ठीक है। अब मच्छर बैठा तो ये सेंस हमारे कहां तक पहुंचेगा सर? दिमाग तक पहुंचेगा। फिर अकॉर्डिंगली हमारा दिमाग क्या बोलेगा दूसरे हाथ को कि भाई मच्छर को इस तरीके से मार दो। तो ये जो ऑल द कोऑर्डिनेशन आपने देखा सर, इस हाथ का कोऑर्डिनेशन, ब्रेन में सिग्नल का कोऑर्डिनेशन, सेंसेस का कोऑर्डिनेशन, इसी को क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। सिंपल सी बात अगर करें तो सर नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द बॉडी पार्ट्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द बॉडी पार्ट्स विथ द ब्रेन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। इसका मतलब सर कि जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं हमारे शरीर के अंदर, वो अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं
और इसके लिए उन्हें किससे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है सर? ब्रेन से करना पड़ता है। इसी कोऑर्डिनेशन को हम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। क्या बातें क्लियर सभी को? इसी को हम क्या बोलते हैं सर? नर्वस सिस्टम। पहली बात। अब अगर बात करेंगे सर, जो नर्वस सिस्टम है वो अपने आप में दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है सर? दो तरीके का। कौन कौन से हैं आगे की क्लास में हम देखेंगे। एक को बोलते हैं सर सीपीयू, जिसे आप लोग बोलते हैं कंप्यूटर का सीपीयू ही क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है, क्योंकि मेन प्रोसेसिंग कहां पर होती है? ब्रेन में, सीपीयू में होती है। तो उसी तरीके से बोलते हैं सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और दूसरा होता है पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक होता है सेंट्रल और एक होता है पेरिफेरल। आगे चल के हम डिटेल से सब कुछ देखेंगे। तो कुल मिला के हमने ये चीज देखी सर कि यहां पर हमारे जो नर्वस सिस्टम में सब कुछ खेल किस चीज का हो रहा है? न्यूरॉन्स का। क्योंकि अल्टीमेटली जो मैसेज भेजने का जो काम है वो किसके द्वारा हो रहा है सर? न्यूरॉन्स के द्वारा, तंत्रिका कोशिका के द्वारा। हिंदी में क्या बोलते हैं सर? तंत्रिका कोशिका के द्वारा। बहुत ही डिटेल से चीजों को समझेंगे, पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स सबसे बड़ा रोल किसका होता है पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन में? कि भैया हमारे दिमाग का कोई भी मैसेज है वो किसी भी बॉडी पार्ट्स में लेके जाना है, या बॉडी पार्ट्स का कोई भी मैसेज है उसे दिमाग तक लेके जाना है, ब्रेन तक लेके जाना है, तो कैरियर्स वो मैसेज लेके कौन जाएगा? न्यूरॉन्स लेके जाते हैं। कौन लेके जाते हैं? न्यूरॉन्स, या इसी को बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। उम्मीद है यहां तक चीजें क्लियर होंगी सभी को। अगर यहां तक बातें समझ में आ रही हैं फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, ये हमारे ह्यूमन ब्रेन के बारे में समझते हैं। पहले इसको समझने के पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा दूं कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने यहां पर देखा सर, जो ब्रेन है या फिर बोल सकते हैं सर जो नर्वस सिस्टम है, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो किसका है? न्यूरॉन्स का। किसका है? न्यूरॉन्स का। ये न्यूरॉन्स क्या कहलाते हैं? तंत्रिका कोशिका। क्या हिंदी में बोलते हैं सर? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। और ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। जिसका आगे वाला जो हिस्सा है उसे हम बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। चीजों को याद रखेंगे। और जो सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है जिसे आप बोलते हैं टेल, उसे बोलते हैं एक्सॉन। केवल यही चीज आपको याद रखना है सर। एक है एक्सॉन, दूसरा है डेंड्राइट, और तीसरा है आप देख सकते हैं यहां पर न्यूक्लियस भी है। यहां पर क्या है? न्यूक्लियस भी है। अब आपको भी बता दूं सर यहां पर मान के चलिए ये हमारा क्या है? डेंड्राइट्स है, और ये क्या है? हमारा एक्सॉन है। ये हमारा क्या है? एक्सॉन है। तो अगली बार कोई भी न्यूरॉन्स होगा वो यहां से इस तरीके से जुड़ेगा, यहां से इस तरीके से जुड़ेगा, और ये हमारा एक्सॉन है, ये हमारा डेंड्राइट्स है, ये हमारा न्यूक्लियस है। तो अब आप देख सकते हैं सर, यहां पर कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको एज इट इज याद रखना है। सबसे पहले तो देख लेंगे सर, न्यूरॉन्स इस तरीके से कुछ दिखते हैं, और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है सर, ये लॉन्गेस्ट सेल है, पूरे शरीर की लॉन्गेस्ट सेल है। हिंदी में लिखेंगे सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका है। पहली बात। दूसरी बात, एकमात्र सेल है जिसमें स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं होता। बेसिकली अगर बात करेंगे सर, यहां पर सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। इसी वजह से इन सेल्स में सेल डिवीजन नहीं होता। इन सेल्स में क्या होता है? सेल डिवीजन नहीं होता। मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में फिक्स हैं। अगर किसी भी न्यूरॉन्स की क्या होती है? डेथ होती है, या कोई भी सेल, न्यूरॉन्स सेल क्या होता है? डिसॉल्व होता है ना, तो कोई भी नया सेल यहां पर नहीं बनता, नई सेल का रीजनरेशन नहीं होता। ये चीज दिमाग में आपको बैठा के रखना है सर। जो एक बार अगर न्यूरॉन्स डैमेज हो गए ना, तो दोबारा वो कभी भी जनरेट नहीं होंगे। ये चीज दिमाग में रखना है। क्यों? क्योंकि सर इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता। सेंट्रोसोम्स ही है जिसकी वजह से सेल डिवीजन होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है सर। एकमात्र बॉडी सेल्स है जो रीजनरेट या सेल डिवीजन नहीं होता। ठीक है ना? बातें क्लियर है क्या? अब इतनी बात अगर मैंने बोला तो आपके दिमाग में आएगा सर, छोटा बच्चा, उसका दिमाग तो छोटा सा होता है, लेकिन समय के साथ वो दिमाग कैसे बढ़ रहा है? अगर कोई भी चीज बढ़ रही है मतलब वहां पर डिवीजन हो रहा है, सेल डेवलपमेंट हो रहा है, सेल की ग्रोथ हो रही है। दूसरा सवाल सर, अगर यहां पर न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन नहीं हो रहा तो ट्यूमर कैसे बन जाते हैं? ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता है? तो एक चीज आपका ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल जायज है। यहां पर ध्यान देंगे कि जो सर ब्रेन है
ब्रेन है वो मेजरली किससे मिलके बना होता है सर? न्यूरॉन्स से। ब्रेन का जो 90% पोर्शन है वो किससे मिलके बना होता है सर? न्यूरॉन्स से। इसी तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं। और ब्रेन का जो 10% भाग है, जो थैलेमस वाला पार्ट है, जो मस्कुलर वाला हिस्सा है जो ब्रेन का वो किससे मिलके बना होता है? न्यूरोथीलियम सेल से। अब ये न्यूरोथीलियम जो सेल है ना, ब्रेन का फिजिकल डेवलपमेंट करते हैं। इसीलिए जिन लोगों में थोड़ा सा दिमाग या सेल का जो डिवीजन है वो ज्यादा हो जाता है, तो वही आगे चल के क्या बनता है? ट्यूमर बनता है। ठीक है ना? तो ये दिमाग में रखना है सर, मेजर ऑफ द पोर्शन ऑफ ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स इस तरीके से दिखता है सर। न्यूरॉन्स शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। यहां पर कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन नहीं होता क्योंकि यहां पर सेंट्रोसोम नहीं होता। फिर आप बताएंगे सर जो न्यूरॉन्स है वो ब्रेन का लगभग 90% भाग का विकास करता है, और जिसमें से 10% जो फिजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है ना, जिससे ब्रेन का साइज बढ़ता है, ठीक है ना, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूरोथीलियम। इसी की वजह से ट्यूमर बनता है, न्यूरोथीलियम। कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे सर जो ब्रेन ट्यूमर है वो किसकी वजह से डेवलप होता है? न्यूरोथीलियम में एबनॉर्मल सेल डिवीजन की वजह से। किसकी वजह से? एबनॉर्मल सेल डिवीजन की वजह से। क्या बातें क्लियर है सभी को? स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग? हाँ, एक चीज और बताना भूल गया सर। यहां पर आपने बताया कि जो एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स से डायरेक्टली जुड़े नहीं होते, ये सीधे जुड़े नहीं होते, इनके बीच में एक गैप होता है। इनके बीच में गैप होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बिना टच किए चार्जेस ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ट्रांसफार्मर में आपने पढ़ा होगा। तो उसी तरीके से यहां पर भी एक गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, जिसे आप लोग बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यहां पर जब गैप है तो सिग्नल कैसे जा रहा है? तो आपको भी पता है सर, हमारी बॉडी में सोडियम एक आयन है ना, तो ये सोडियम कैरियर का काम करता है, जो इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम। तो सोडियम यहां पर बीच में चार्ज या मैसेज को या इंपल्स को ट्रांसफर करता है, और इस गैप को बोलते हैं सिनेप्स। इसीलिए कई बार आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब गर्मी के दिनों में खूब पसीना आता है, आपको पसीना आने से आपके शरीर में सोडियम या पानी की कमी होती है। अब जब सोडियम की कमी हुई मतलब आपका जो मैसेज है वो बराबर नहीं पहुंच पाता, इसीलिए तो इंसान अचेत हो जाता है। अचेत मतलब लाइक उसे कुछ दिखेगा नहीं, ब्लैक आउट सा हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है कई बार हमें चक्कर भी आ जाए, वो इसीलिए होता है क्योंकि पानी की कमी मतलब सोडियम की कमी, और हमारे ब्रेन में और हमारे जो बॉडी पार्ट्स है उनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, प्रॉपर मैसेज का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से इंसान अचेत टाइप का होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें भी आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा यहां पर ब्रेन के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले अगर बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन की, तो ह्यूमन ब्रेन को हम समझने के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम सर फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। ध्यान से समझते हैं हर एक चीज, अग्र मस्तिष्क। फिर जो बीच वाला है उसे बोलते हैं मिड ब्रेन, और जो सबसे लास्ट वाला है उसे बोलते हैं हिंड ब्रेन। अगर ये चीज आप देख पा रहे हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है उसे बोलते हैं फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। सबसे ज्यादा यहीं पर आपको जो ब्रेन का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो फोर ब्रेन ही कहलाता है, ठीक है ना। अगर बात करें ये वाली, ये छोटा सा, इसे बोलते हैं मिड ब्रेन, और ये वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं हिंड ब्रेन। एक इमेज आपको दिखाने की कोशिश किया हूं, क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क। एक बार चीजों को देख लीजिए, और हो सके तो इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि ये ब्रेन का बहुत अच्छा इमेज है, आपके काम में आएगा, ठीक है ना। नाम पहले समझते हैं। सर यहां पर लिखा है सेरेब्रम, ठीक है ना। फिर यहां पर लिखा है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये दोनों ही फोर ब्रेन का पार्ट है, अग्र मस्तिष्क का। अगर बात करेंगे सर मिड ब्रेन में आपको 2 चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो बोलते हैं एक्वाडक्ट, एक को बोलते हैं एक्वाडक्ट, और एक को बोलते हैं कार्पोरेरा क्वाडी जेमिना।
अगर बात करेंगे पश्च मस्तिष्क की तो यहां पर है पोन्स, सेरिबीलियम और मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा। और उसके बाद से शुरू हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। इसी को बोलते हैं कॉर्पस कोलेजम, एक्वाडक्ट है, देख सकते हैं फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से जोड़ने का काम करती है ये एक्वाडक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे और ये चार्ट आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है सर वो कितने प्रकार का है? सर दो प्रकार का होता है। मेनली कितने तरह का होता है सर? दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है सर? दो तरीके का। एक को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इस टेबल से ना मैं आपको बता दूं हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये टेबल आपने याद कर ली तो समझ लीजिए पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम हमने यहां पर खत्म कर लिया। ध्यान से समझेंगे और मैं भी कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा जो हमारा पढ़ने वाला काम है वो यहीं पर हो जाए। ठीक है, तो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सीएनएस बोलते हैं। इसके दो हिस्से हैं, एक को बोलते हैं सर ब्रेन और एक को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। एक को बोलते हैं ब्रेन और एक को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल का मतलब क्या होता है कि हमारे ब्रेन से शुरू होके एक सेंट्रल लाइन है, हमारे ब्रेन से शुरू होके एक सेंट्रल लाइन है। आप मेरा पोर्ट्रेट देखते चलेंगे, हमारे ब्रेन से शुरू होके एक सेंट्रल लाइन है, मतलब यहां तक तो ब्रेन है और इसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है ना, और यहीं से पूरे बॉडी में क्या होते हैं? सिग्नल्स या मैसेज या इंपल्स भेजे जाते हैं या रिसीव किए जाते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं इसे क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपसे कोई कितना भी घुमा के पूछेगा सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा कौन कौन है, तो ब्रेन भी है और स्पाइनल कॉर्ड भी है। ठीक है, आगे बढ़ते। अब देखिए जो ब्रेन है उसके तीन हिस्से हैं, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन मतलब पश्च मस्तिष्क, इसे बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, जो सबसे पीछे वाला हिस्सा है। फोर ब्रेन के तीन हिस्से, सेरेब्रम, ठीक है, फिर है बोल सकते हैं सेरेब्रम है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ठीक है, अब अगर बात करेंगे हिंड ब्रेन के, सेरिबिलियम है, पोन्स है और मेडुला ऑब्लंगेटा है। तो इतनी सारी चीजें हमें पढ़ना है, एक एक करके चीजों को देखते हैं, एक एक करके चीजों को देखते हैं। और पेरिफेरल में क्रेनियल नर्व्स हैं और स्पाइनल लोब्स हैं। अगर बात करेंगे ऑटोनोमिक में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। एक एक करके चीजों को पहले ये टेबल बना लेंगे, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे बढ़े, उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। अगर बात करेंगे डिटेल से समझते हैं कि सबसे पहले पढ़ लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल, अगर वो टेबल नहीं है ना तो एक सिंपल वाली और टेबल मैं आपके लिए बनाना चाहूंगा। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल। एक एक करके चीजों को हम समझेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ज्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूपीएससी और जो एमबीबीएससी है ना बहुत सिंपल चीजें पूछी जाती है। तो देखिए अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो आपको भी पता है सर यहाँ पर कौन कौन सी बॉडी पार्ट्स शामिल हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ब्रेन के बारे में। सर जो ब्रेन है, ब्रेन के कितने हिस्से आपने बताए सर? मैंने आपको बताया सर ब्रेन के तीन हिस्से। और आपको ना इन जनरल जो हमारी बिहेवियर लैंग्वेज है उसमें आपको हर एक का फंक्शन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रेन की अगर बात करेंगे तो जो सबसे पहला हिस्सा है लिखेंगे फोर ब्रेन, फोर ब्रेन या मस्तिष्क। दूसरे की अगर बात करेंगे, दूसरा है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क। अगर तीसरे की हम बात करेंगे तो लिखेंगे हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क। एक एक करके चीजों को समझेंगे बहुत डिटेल से। अब देखिए जो फोर ब्रेन है उसके भी अपने तीन हिस्से हैं। सबसे पहला लिखेंगे सेरिब्रम, सेरेब्रम, सेरेब्रम। पहले तो आप नाम नोट करो, सेरेब्रम। दूसरा लिखेंगे थैलेमस, थैलेमस। और तीसरा लिखेंगे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। देखिए जो हाइपोथैलेमस है मैंने आपको ग्लैंड में भी पढ़ाया था। हाइपोथैलेमस ग्लैंड है जो ब्रेन को कंट्रोल करती है।
ब्रेन को कंट्रोल करती है, जो पीनियल या पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, उसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये फोर ब्रेन का हिस्सा है। अगर बात करेंगे मिड ब्रेन में, आपको केवल एक चीज याद रखना है, कार्पोरा एक्वाडक्ट। कार्पोरा एक्वाडक्ट ये एक तरह का चैनल है जो कि मैंने आपको दिखाया था। और दूसरा हिस्सा आपको याद रखना है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करेंगे हिंड ब्रेन की, तो एक तो है पोन्स, फिर है एक है सेरिबीलियम और एक है मेडुला ऑब्लंगेटा। बहुत इंपॉर्टेंट हर चीज है। अब इसीलिए मैंने ना बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग नाम लिखेंगे। सर फोर ब्रेन के 3 हिस्से, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन के 2 हिस्से, कार्पोरा एक्वाडक्ट और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। सर हिंड ब्रेन के 3 हिस्से, पोन्स है, सेरिबेलियम है और मेडुला ऑब्लंगेटा है। चीजों को बहुत ही आराम से समझते हैं। अगर बात करेंगे सर सबसे इंपॉर्टेंट पूरे ब्रेन की अगर बात करेंगे तो सेरेब्रम है, क्योंकि ये लगभग 66%, मतलब जो पूरा दिमाग है, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, उसका 66% क्या है, सेरेब्रम है। क्या है, सेरेब्रम है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो सेरेब्रम है ना, वो कौन कौन सी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जैसे आपका विजडम है, आप बोलते हैं बहुत दिमाग वाला है, बोलते हैं ना आपकी मेमोरी है, विजडम है, मेमोरी है। आप बोल सकते हैं सर इंटेलिजेंस है, ईटीसी। मतलब कोई किसी का टैलेंट है, किसी का एजुकेशन है, या बोल सकते हैं जो विजडम है, मेमोरी है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है सर? सेरेब्रम। ठीक है ना। मतलब जो लोग काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं एजुकेशन और रिसर्च के क्षेत्र में, इसका मतलब उनका जो सेरेब्रम है उसका बहुत अधिक विकास हुआ है। और याद रखेंगे हमारे ह्यूमन ब्रेन का ये वही हिस्सा है जिसका जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा। मतलब जितना आप पढ़ाई करेंगे, जितना आप रिसर्च करेंगे, उतना आपका सेरेब्रम डेवलप होगा। बातें क्लियर है क्या? तो विजडम, मेमोरी, इंटेलिजेंस, ठीक है ना, कोई रिसर्च है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है सर? सेरेब्रम। अगर बात करेंगे थैलेमस की, थैलेमस क्या होता है? जो आउटर इन्वायरमेंट है उसके बारे में हमें बताता है। जैसे बाहर हमें धूप लगी तो हम क्या बोलते हैं सर? गर्मी बहुत है। तो ये जो गर्मी का एहसास है, बाहर ठंड हवा चली, बोलते हैं सर ठंडी का एहसास है। ठीक है। तो ये जो आउटर इन्वायरमेंट है उसके बारे में हमें कौन बताता है सर? थैलेमस बताता है। क्या बताता है? थैलेमस। हमें चोट लगी तो हमें कौन बताता है सर? थैलेमस बताता है। मतलब ये सेंस का काम करता है, आउटर एनवायरमेंट, या बोल सकते हैं सर सेंसर का काम करता है। ठीक है ना। अगर हाइपोथैलेमस की बात करेंगे तो लिख सकते हैं सर इनर सेंसेस की बात करता है। इनर सेंसेस मतलब जो आपके बस में नहीं है। इनर सेंस का मतलब होता है जो आपके बस में नहीं है। जैसे जो बोल सकते हैं इनर सेंसेस या इमोशन हो गए हमारे, जो हमारे इमोशन हो गए, ठीक है ना, जो हमारा प्रेम हो गया, लव हो गया, बोल सकते हैं हेट हो गया, घृणा हो गई, या फिर जितना भी इंडोक्राइन सिस्टम है, जैसे कि कब गैस्ट्रिक जूस निकलेगा, कब पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा, जो हार्ट बीट है, मतलब हर कुछ जो इंडोक्राइन हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो हो रहा है। किसके इशारे पे हो रहा है सर? हाइपोथैलेमस के इशारे पे हो रहा है। ठीक है ना। जैसे ही हम खाना खाएंगे बिना बताए ही गैस्ट्रिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस सब कुछ आके वहां पर डाइजेशन में लग जाएगा। ठीक है ना। आपके हिसाब से तो नहीं है ना। मतलब सर हाइपोथैलेमस का काम है सर इनर सेंसेस, जैसे लव है, इमोशन है, हेट है, इंडोक्राइंस जो सिस्टम है वो सब कुछ कौन कोऑर्डिनेट करता है? हाइपोथैलेमस। डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। अगर बात करेंगे कार्पोरेरा एक्वाडक्ट, इसका काम क्या होता है सर? फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से जोड़ना। देख सकते हैं अगर इमेज देख पा रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा मैंने आपको बताया था, फोर ब्रेन को अगर इस चीज को मिटाएंगे तो ये चीज देख रहे हैं, ये डक्ट, फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से जोड़ना, ये डक्ट ही कहलाती है, एक्वाडक्ट। फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से जोड़ना। ठीक है। चलिए ये चीज हमने लिख लिया। अब देखिए कार्पोरेरा क्वाड्रिजेमिना के 2 चीज हैं, एक तो ऑडियो जो आप सुनते हैं और एक वीडियो जो आप देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो ऑडियो वीडियो
जो विजुअल मेमोरी है, या आप देखते हैं किसी को, किसी भी व्यक्ति को आप देखते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा ये तो भगवान राम है, कोई भी फोटो देख के बोलते अच्छा ये तो हनुमान जी हैं। क्यों? क्योंकि ऑडियो और वीडियो से संबंधित जो मेमोरी है वो कहां पर स्टोर होती है? कार्पोरेरा क्वाड्रिजेमिना। मतलब आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इसका मतलब ऑडियो वीडियो के लिए कार्पोरेरा क्वाड्रिजेमिना रिस्पॉन्सिबल है, ये आपका ठीक ठाक काम कर रहा है। ठीक है, देखिए पूरा का पूरा जो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा सर, एक है पोन्स, फिर है सेरिबेलियम, फिर है मेडुला ऑब्लंगेटा। चीजों को लिखते चलेंगे। अब देखिए पोन्स का सबसे बड़ा काम क्या है कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट, अब ब्रेन में भी बहुत सारे पार्ट हो गए ना, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, कार्पोरेरा क्वाड्रिजेमिना, एक्वाडक्ट। तो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को कोऑर्डिनेट कौन करता है? पोन्स करते हैं। कौन करते हैं? पोन्स करते हैं। और अगर सेरिबेलियम की बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्चर या लोकोमोशन। पोस्चर या लोकोमोशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं समझने के लिए कि जो लोग ड्रिंक करते हैं, मतलब जो लोग अल्कोहल लेते हैं, उनका सबसे ज्यादा असर कहां पे होता है? सेरिबेलियम पे। क्यों होता है? क्योंकि आप देखते हैं जो शराबी लोग होते हैं, मतलब लाइक जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो वो चल नहीं पाते। क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि उनका जो सेरिबेलियम है ना अभी काम नहीं कर रहा, उनका लोकोमोशन उनके कंट्रोल में नहीं है। समझ में आई नहीं? मतलब जो अल्कोहल है सबसे ज्यादा कहां पर अटैक करता है सर? सेरिबेलियम पे करता है। कहां पर करता है? सेरिबेलियम पे करता है। ठीक है ना, इसीलिए उनका जो पोस्चर है ना अच्छे से खड़े हो पाते हैं और ना ही अच्छे से चल पाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कभी अगर बने तो दिमाग में रखना सर, सेरिबेलियम ये वही पार्ट्स है ब्रेन का जिस पर सबसे ज्यादा असर किसका होता है? अल्कोहल का। ठीक है ना। और एक है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा लिखेंगे सर, जो ब्रेन है उसे स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करता है। मतलब ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कौन जोड़ेगा? आप बताएंगे सर, मेडुला ऑब्लंगेटा। मतलब अब सर मेडुला के बाद से स्पाइनल कॉर्ड का काम शुरू हो जाएगा। ये चीज भी है, नोट करेंगे सभी लोग, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है, अगर एक छोटा सा मैं आपको इमेज बनाने की कोशिश करूं, अगर ये हमारा इंसान का एक छोटा सा एक मैंने मैप या बोल सकते हैं बनाने की कोशिश किया, तो ये यहां तक की चीजें तो हमने पढ़ ली। अब यहां से शुरू होगा क्या? यहां से शुरू होगा सर रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड। होगी कि नहीं होगी? तो यहां से शुरू होता है सर स्पाइनल कॉर्ड। मतलब इस चीज को मिला के हम क्या बोलते हैं? ये जो सीधा सीधा है ना आपका, ये अपना ब्रेन हो गया, ये अपना क्या हो गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या हो गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब फिर सेंट्रल से भी बहुत सारे सेंसेस होते हैं ना, हाथों में, पैरों में, चेस्ट में, हार्ट में, ठीक है ना, हर जगह। तो इसे बोलते हैं पेरीफेरल। क्या बोलते हैं सर? ये क्या है? ये वाला पार्ट है पेरीफेरल, और ये क्या कहलाता है सर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है ना। तो हम यहां तक चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। अब शुरू करते हैं सर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड यहां तो थोड़ा सा बाद में आते हैं। सबसे पहले देखेंगे, और एमपीपीएससी में पूछा गया सवाल भी है, सबसे पहले देखेंगे सर स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। टोटल कितने होते हैं सर? 33। सभी लोग नोट करेंगे सर, रीढ़ की हड्डियां टोटल कितनी होती हैं? 33। टोटल रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? 33। साथ में नोट करते चलेंगे, टोटल रीढ़ की हड्डियां कितनी होती हैं? 33। जिसमें से याद रखेंगे जो सर्वाइकल है, सर्वाइकल सबसे ऊपर होती है सर्वाइकल। यहां पर आपको देखने को मिलेगा सर्वाइकल कितनी होती है? 7। थोरेसिक कितनी होती है? 12। लुम्बर कितनी होती है? 5। सैक्रल कितनी होती है? 5। और कोकाइगिल कितनी होती हैं? आप बताएंगे 4। आपको बता दूं, जान के हैरानी होगी, सर्वाइकल हड्डियां एमपीपीएससी 2022 में पूछा जा चुका है। कितनी सर्वाइकल बोन्स होती हैं? 7। लेकिन सर्वाइकल नर्व कितनी होती हैं आपसे कोई पूछेगा, वो होती हैं 8। ठीक है, कितने भैया सर्वाइकल? आप देखेंगे सर 33 होती हैं, और बात करेंगे सर सर्वाइकल कितनी होती है? 7। इंपॉर्टेंट है। थोरेसिक कितना होता है? 12। देखो थोरेसिक का मतलब क्या होता है कि जो जो चीजें हमारी रिब्स के अंदर हैं, रिब्स के अंदर 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो है हमारा लंग्स, दूसरा है हार्ट, और तीसरा है फूड पाइप और विंड पाइप, जिसे बोलते हैं इसोफेगस। इन तीनों की ही रक्षा कौन करता है? हमारी रिब्स। और इस पोर्शन मतलब यहां से लेके
और यहां तक का जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है, थोरेसिक पोर्शन। इसीलिए तो जो डॉक्टर होते हैं ना एमसीएच, जो कार्डियोवास्कुलर थोरेसिक सर्जन कहलाते हैं, सीवीटीएस उन्हें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीवीटीएस, कार्डियोवास्कुलर थोरेसिक सर्जन। बातें क्लियर है क्या सभी को? तो ये चीज आपको नोट करना है। टोटल सर स्पाइनल कॉर्ड में कितनी हड्डियां होती हैं सर, 33, जिसमें से 7 कौन सी हैं, सर्वाइकल हैं। ये इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। आपको बता दूं कि 7 में केवल 24 ही हैं जो मूव करती हैं। मूव करती मतलब जैसे मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं इस तरीके के आपके सामने मुड़ रहा हूं, आपके सामने मुड़ रहा हूं, मतलब केवल और केवल मेरे स्पाइनल कॉर्ड की कितनी हड्डियां मुड़ रही हैं, 24, और बची हुई जो 9 हैं वो हमेशा स्ट्रेट होती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है सर। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें से कितनी हड्डियां, जैसे मैं आपके सामने इस तरीके से खड़ा हूं अभी, अगर इस तरीके से मुड़ूंगा मतलब मेरी कितनी हड्डियां मुड़ रही हैं, मात्र 24। कितनी, मात्र 24, ठीक है। और ये जो सैक्रल है और ये है, ये नहीं मूव करती, ये चीज भी नोट करेंगे सर। ये मूव नहीं करती हैं जो लास्ट की हैं, सैक्रल और कोकागील बोलते हैं, ठीक है ना। लुम्बर, थोरेसिक और सर्वाइकल ये बिल्कुल मूव करते हैं। ये देख सकते हैं मेरा गला मूव कर रहा है, ये मेरा पोस्चर इस तरीके से मूव कर रहा है, बट जो लोअर होती हैं वो कभी भी मूव नहीं होगी। ये चीज भी आप लोग नोट करते चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे बढ़े। अगर बात करेंगे नर्व की, देखिए वहां पर मैंने अभी आपको बताया बोन्स के बारे में। ये क्या है, ये स्पाइनल बोन्स है। तो याद रखेंगे सर्वाइकल जो बोन है वो 7 हैं, लेकिन जब नर्व की बात करेंगे तो 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। हर एक हड्डी से, अब देखिए ये 33 है टोटल, 33 है ना। अब हर एक से एक एक नस निकलेगी ना, नर्व जिसे बोलते हैं, जहां से सिग्नल जाएगा ना पूरे बॉडी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखेंगे सभी लोग। ये टोटल कितने पेयर होते हैं, 31, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सर 33 स्पाइनल कॉर्ड होती हैं, हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, लेकिन स्पाइनल नर्व कितने होते हैं, 31। गलत बिल्कुल नहीं करना, कितने होते हैं, अगर नर्व पूछेगा 31। अगर बात करेंगे नर्व में, सर्वाइकल कितनी है, 8, थोरेसिक कितनी है, 12, और बाकी तो सब सेम है। लुम्बर और सैक्रल में 5-5, कोकैक्स में 1 है। कोकैक्स में क्या है, 1 है। कोकैक्स में 1 है, कोकैक्स में 1 है। अच्छा एक काम की चीज और बता दूं, अब आप बोल ही रहे हो तो, हालांकि वो चीज हम कल पढ़ लेंगे जब मैं आपको स्केलेटन सिस्टम पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये चीज आप सभी लोग नोट करेंगे सर, जो स्पाइनल नर्व है वो कितनी है, 31 पेयर है, मतलब टोटल 62 है, ठीक है ना। जिसमें से सर्वाइकल कितने हैं, 8, थोरेसिक कितना है, 12, इंपॉर्टेंट है। थोरेसिक नर्व कितनी है, 12, और बाकी लुम्बर और सैक्रल तो जितना उनका नंबर है उतनी ही नर्व है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, उसके पहले एक और लास्ट चीज बचती है, और वो कहलाती है रिफ्लेक्स एक्शन, और वो कहलाती है रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए अगर आपको पता है, आगे बढ़े उसके पहले मैं एक चीज और बता दूं कि यहां पर मैंने आपको सब कुछ बताया, लेकिन एक चीज यहां पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैंने आपको नहीं बताया। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो अपने आप में 2 तरीके का होता है, अपने आप में 2 तरीके का होता है। एक को बोलते हैं सोमैटिक और एक को बोलते हैं ऑटोनोमिक। एक को बोलते हैं, यहीं पे आपको बता दूं, और एक को बोलते हैं ऑटोनोमिक। सोमैटिक का मतलब क्या है कि ब्रेन के कंट्रोल से जो वॉलेंटियरी मसल है, मतलब ब्रेन से अगर सिग्नल वॉलेंटियर मसल में जा रहा है, वॉलेंटियर का मसल का मतलब है कि जिनका मूवमेंट, जिनका फंक्शन आपके कंट्रोल में, जैसे मेरा ये हाथ है, अब मैं चाहता हूं कि भाई हाथ को यहां भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं। इसका मतलब ये कौन सी मसल है सर, वॉलेंटियरी मसल, तो उसे बोलते हैं सोमैटिक। और अगर बात करेंगे सर ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक मतलब जैसे लीवर है, हार्ट है, अब मैं चाहूं कि हार्ट को इस तरीके से करने से रोक लूं तो कभी रोक पाऊंगा, नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक, ऑटोनोमिक बोल सकते हैं पेरिफेरल सिस्टम, वहां से दिमाग का और उस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन का अपने आप ऑटोमेटिक सिग्नल्स आदान प्रदान होता रहता है, इसीलिए उसे बोलते हैं ऑटोनोमिक। तो उम्मीद है ये चीजें थोड़ा सा समझ में आई होंगी। अब ऑटोनोमिक में ही आगे आप देखेंगे ना, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन समझना होगा। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सामने कोई भी एक ऐसी सिचुएशंस आ गई जहां पर आपको 1 सेकंड भी नहीं मिल रहा सोचने के लिए, मतलब सडन कोई भी चेंज हो रहा है, सडनली कोई भी चेंज हो रहा है, तो आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रही है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। नहीं समझ में आया, जैसे आप गाड़ी चलाते जा रहे हो, ठीक है, जा रहे हो,
अचानक से कोई सामने आ गया तो आपके दिमाग में सोचने तक का टाइम नहीं मिला कि ब्रेक दबाऊं, एक्सीलेटर दबाऊं, क्लच दबाऊं, तो आपने जो कुछ भी किया वो आपका क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है ना, बातें क्लियर है। और याद रखेंगे जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें जो मैसेज है वो दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाता, मैसेज दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाता, बल्कि जो मेडुला ऑब्लेंगेटा है, मेडुला ऑब्लेंगेटा है जहां से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है, वहीं से मैसेज वापस आ जाता है। मतलब दिमाग तक सोचने समझने का, प्रोसेस करने का टाइम मिलता ही नहीं है और हम कुछ कर बैठते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। बातें क्लियर है क्या? तो देख सकते हैं सर, इट मे बी डिफाइंड एज अ स्पॉन्टेनियस, इनवॉलेंटियरी, अनकॉन्शियस विदाउट विल रिस्पॉन्स ऑफ द इफेक्टर टू द स्टिमुलस। ठीक है ना, फिर स्पॉन्टेनियस है, ऑटोमेटिक है, मैकेनिकल रिस्पॉन्स है, विदाउट विल द एनिमल, मतलब इंसान के बिना चाहे, ठीक है, हम कुछ चाह नहीं रहे पर हमसे वो हो जाता है, वही हमारा क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है ना, फिर रिफ्लेक्स एक्शन आप लिख सकते हैं कि बेसिकली ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, मेडुला ऑब्लेंगेटा। ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो रिफ्लेक्स एक्शन में पार्टिसिपेट करता है, मेडुला ऑब्लेंगेटा। और पूरे विश्व में सबसे पहली बार रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में किसने बताया था, मार्शल हॉल 1833, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में किसने बताया था, मार्शल हॉल 1833, मार्शल हॉल 1833। ठीक है, तो देख सकते हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन का जो फंक्शन है, मैकेनिज्म है, वो होता क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन वर्क्स इन द फॉलोइंग वे। सबसे पहले रिसेप्टर ऑर्गन होता है, रिसेप्टर ऑर्गन मतलब जैसे जो हमारी आंखें हैं, मान के चलिए हमारे, हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारे सामने कुछ आया, मतलब सबसे पहले किसने देखा, आंखों ने देखा, उसे क्या बोलते हैं, रिसेप्टर ऑर्गन। इट रिसीव द स्टिमुलस। ठीक है, या फिर आप ऐसे बैठे हैं, ठीक है ना, आपकी छोटी बहन आती है और सडनली यहां पर गरम चाय की प्याली है, वैसे टच करिए, टच कर दिया, मतलब यहां पर आपका रिसेप्टर कौन है, आपकी स्किन। तो आप तुरंत हाथ को ऐसे करोगे बिना कुछ सोचे कि ये ठंडा है कि गर्म है, कुछ अजीब सा लगा तो आप ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो वो आपका क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। आप हो सकता है कि कहीं बैठे हैं तो कूद जाएं, वॉट जो भी आप करते हो वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है रिसेप्टर ऑर्गन, कि सबसे पहले जो स्टिमुलस है वो किसने फेस किया। जैसे आपकी आंखों के सामने कुछ भी हो गया अचानक से, तो आपकी आंखें क्या है, रिसेप्टर हैं। ठीक है ना, आपके सामने कोई, मान के चलिए कोई तलवार लेके ऐसे भागने लगा, तो आपकी आंखों ने देखा, आपके अंदर पता नहीं, आपने सोचा भी नहीं मुझे क्या करना चाहिए, भगना चाहिए, लड़ना चाहिए या वहीं पर बैठ जाना चाहिए, जो भी आपने किया वो क्या है, आपका रिफ्लेक्स एक्शन। आपको बता दूं कि आपकी जो प्रैक्टिस है ना, वही आपका रिफ्लेक्स एक्शन डिसाइड करती है। और एक यूपीएससी एस्पिरेंट को ना क्वेश्चन देख के ही तुरंत आंसर करना चाहिए, दिमाग में सोचने का टाइम भी नहीं होना चाहिए, इतना खतरनाक रिफ्लेक्स एक्शन होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं, आगे देखेंगे। सेंसरी नर्व कंडक्ट द इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड तक आपका मैसेज पहुंचा, और स्पाइनल कॉर्ड से कहां पहुंचेगा आप आगे, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड में हुआ, यहां पर मॉड्यूलेशन का काम होगा, वॉटेवर जो भी है। सबसे इंपॉर्टेंट है मोटर नर्व फाइबर कंडक्ट्स द मोटर नर्व इंपल्सेस फ्रॉम स्पाइनल टू द इफेक्टर, फिर इट गिव्स द रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूसेड ईदर द मूवमेंट ऑफ सम मसल्स और सिक्रीशन फ्रॉम अ ग्लैंड। तो देख सकते हैं इसी में एक इंपॉर्टेंट आप लोग हार्मोन भी पढ़ते हैं, एड्रेनलिन, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले यही रिलीज होता है, फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो। तो इसका भी संबंध है रिफ्लेक्स एक्शन से, किससे है, रिफ्लेक्स एक्शन से। ठीक है ना, कुल मिला के आपके सामने कोई भी इमरजेंसी या ऐसी कोई सिचुएशन आती है जो पहली बार हुआ है, या फिर वॉटेवर जिसके लिए आप रेडी नहीं हो, प्रिपेयर नहीं हो, तो फर्स्ट टाइम जो भी आपका रिएक्शन होता है, ठीक है ना, वो उसे क्या बोलते हैं आप लोग, रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या है, पाथ फॉलोड बाय एन इंपल्स इन द रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। जैसे समझते हैं कि मेरी आंखों ने कुछ देखा और वो मेडुला ऑब्लंगेटा तक पहुंचा ही सिग्नल कि मैंने ब्रेक मार दिया, तो कौन सा पाथ हुआ, आंखों से दिमाग, दिमाग से कहां तक, हाथ में, दोनों हाथों में, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन आर्क। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है, समझ सकते हैं, कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की ये जो छोटी सी क्लास थी नर्वस सिस्टम से संबंधित, वो यहीं पर कंप्लीट होती है। हमने कोशिश की है बहुत ही शॉर्ट में, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ने की कोशिश की है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।
क्लास को समाप्त करने उससे पहले जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो ये है, राव अकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो या तो बारकोड स्कैन करेंगे या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे, राव अकेडमी सर्च करेंगे और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। देखिए ये जो एप्लीकेशन आपको iOS पर भी मिलेगा, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी जुड़ करके आप राव अकेडमी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है, अनाउंसमेंट है, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों ने आज की क्लास को बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।